नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके सामने संजय वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो डियर, अपन ने इससे पहले वाली क्लास के अंदर देखा था कि हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बाद न्यूक्लिक एसिड का क्या रोल रहता है। भाई, कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि इन सभी की तरह न्यूक्लिक एसिड का भी अपने प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है और ये रोल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर अपन बताते हैं कि ये जो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो किसी भी प्रकार की सेल्स में पाए जाने वाले एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। ये आज का अपना जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। भाई, न्यूक्लिक एसिड है वो किसी भी प्रकार की सेल्स के अंदर पाए जाने वाला एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो वायरस से लेकर ह्यूमन तक जिसमें वायरस से लेकर मनुष्य के अंदर सभी में एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसके बारे में अगर अपन देखें तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में सबसे पहले फ्रेडरिक मिक्सचर 1871 के अंदर इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था और उन्होंने बताया था कि ये जो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ना वो सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और इसकी प्रेजेंस के आधार पर इन्होंने इसको सबसे पहले न्यूक्लिन नाम दिया था भाई इन्होंने। क्लियर है। इसके बाद आए थे साइंटिस्ट डॉक्टर अल्टमैन, जिन्होंने इन्होंने कहा था कि ये जो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ना वो दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ आता है, जो और इन्होंने ही सर्वप्रथम इनको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। और दो प्रकार के रूप में बताया था इन्होंने, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था। तो ये दोनों ही भाग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर अपन इनके बारे में बात करें, इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, सबसे पहले चारगाफ ने वॉटसन व क्रिक और खुराना ने इसको सबसे पहले इसकी रासायनिक प्रवृत्ति के बारे में बताया था। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड।
टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। भाई न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है, जिनको बोलते हैं अपन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और सेकंड है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ही भाग अपने अंदर पाए जाने वाले या अपने अंदर अपने द्वारा बनने वाले न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट को डिफाइन करवाते हैं। ये सबसे पहले है डीएनए और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर अपन बात करें डीएनए के लिए, तो डीएनए जो होता है वो अपन को पता है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ना, वो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये अपने आप को माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी इसकी कुछ मात्रा पाई जाती है। इसकी कुछ मात्रा जो होती है डीएनए की वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी इसकी कुछ मात्रा पाई जाती है। क्योंकि ये अपने अंदर इसका जो मेन जो रोल होता है वो क्रोमोसोम्स के लिए होता है। भाई अपन यूँ कह सकते हैं कि जो डीएनए जो होते हैं वो क्रोमोसोम की संरचना के मुख्य घटक माने गए हैं, मेन फैक्टर है इनके। मेन फैक्टर के रूप में दिया गया है, क्योंकि अपन को ये भी पता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सेल होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो निश्चित संख्या के रूप में पाए जाते हैं। तो फिर अपन इसके बिहाफ पे अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के जो कांस्टेंट टिश्यू जो होते हैं उनके अंदर डीएनए की मात्रा की अगर अपन बात करें तो कांस्टेंट टिश्यू के अंदर जो डीएनए की जो संख्या जो होती है वो हमेशा निश्चित होती है। क्लियर है? अपन बात करते हैं आगे इसके आरएनए के बारे में। और भाई आरएनए जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है। यहाँ जो आरएनए है वो न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। क्योंकि ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियस वाला जो पोर्शन है वो क्या करता है, आरएनए का सिंथेसिस करता है, आरएनए सिंथेसिस में पार्ट लेता है। और साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला जो आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर पार्ट लेता है, और दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माने गए हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि जो मोस्ट ऑफ जो वायरस जो होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए के रूप में पाया जाता है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि वायरस के अंदर एक ही प्रकार का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो इसके अगर अंदर अपन देखें कि जो एनिमल वायरस जो है और प्लांट वायरस जो है उनके अंदर एनिमल वायरस के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में पाया जाता है, जबकि प्लांट के अंदर पाए जाने वाला जो वायरस जो होता है उसके अंदर आरएनए पाया जाता है। क्लियर है? इसके साथ साथ अपन यूँ कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं
वो हमारे लिए कई प्रकार की अदर बायोलॉजिकली रिएक्शंस जो होती है उनको करवाने का काम करता है या उनके प्रोसेसिंग को लागू करवाने का काम करता है। तो अगर अपन देखते हैं सबसे पहले कि ये किस प्रकार से अपने आप को डिफ़ाइन करवाता है और क्या इसकी प्रोसेसिंग होती है और क्या उसका मेथड होता है और किस प्रोसेसिंग से वो अपने आप को गुजारते हैं। अपन को पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो हमारे लिए ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स के अंदर इसका सबसे बड़ा रोल माना गया है। और यूँ कहते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई मैसेज ही क्यों ना हो या जेनेटिक मैसेज जो इन्फॉर्मेशन जिसको अपन कहते हैं वो हमेशा हमारे अंदर किसी डीएनए के अंदर इन्वॉल्व होती है और वहीं से वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर या एक जीव से दूसरे जीव के अंदर वो ट्रांसफ़र होता है। अगर अपन बात करें कि एक सेल टू सेल जो फॉरवर्डाइजेशन जो है, फॉरवर्ड होने का जो प्रोसेस जो होता है वो माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा होता है भाई। और जीव टू जीव उनके अंदर जो मैसेज इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र जो होती है वो होती है म्यूटिक डिवीज़न के द्वारा होती है ना। क्योंकि अपन को पता है कि जो आनुवंशिक सूचनाएं जो होती है वो एक जीव से दूसरे जीव के अंदर ट्रांसफ़र होती है। और सबसे पहले अपन यूँ कहते हैं कि जब डिवीज़न का जो प्रोसेस लागू होता है तो उसके अंदर पेरेंटल सेल के अंदर पाई जाने वाली और फेलियल सेल्स के अंदर पाई जाने वाली जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा हमें एक दूसरे के इक्विवेलेंट रहती है। क्लियर है। और अब अपन बात करते हैं कि ये जो आरएनए और डीएनए न्यूक्लिक एसिड ग्रुप में जो पाए जा रहे हैं वो हमारे अंदर किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। भाई अपन को पता है कि इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन जो होती है, मेन जो इन्फॉर्मेशन है ये जो इन्फॉर्मेशन होती है एक्चुअल में ये हमारे अंदर पाए जाने वाले डीएनए के पास होती है। डीएनए से ये ट्रांसफ़र होती है आरएनए के पास और आरएनए के पास जब ये ट्रांसफ़र होती है तो उसका जो प्रोसेस होता है उसको ट्रांसक्रिप्शंस के नाम से जाना जाता है। ट्रांसक्रिप्शंस के रूप में पाई जाती है। और आरएनए से ये आगे जब फॉरवर्ड होती है तो उस प्रोसेसिंग को बोलते हैं ट्रांसलेशन। जिसके दौरान एक स्पेसिफिक प्रोटीन का निर्माण होता है। क्लियर है। अपन देखते हैं कि ये जो आरएनए जो डीएनए है उनकी जो स्ट्रक्चर जो होती है वो किस प्रकार से डिफाइन हो पाती है भाई अपन को पता है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के एक पॉलीमर होती है कि पॉलीमर माने गए हैं। और ये जो पॉलीमर जो होते हैं ना वो अपने आप को चेन्स के रूप में ऐड करते हैं जिसका आगे प्रोसेसिंग होती है और उस प्रोसेसिंग के थ्रू ये अपने द्वारा एक चेन को डिफाइन करवा पाते हैं। भाई केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। भाई अपन को पता है कि जितने भी प्रकार के जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर माने गए हैं। ये जो है
न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर है, और इनका जो फॉर्मेशन जो है वो एक स्पेसिफिक कंडीशंस के दौरान होता है। और अपन को पता है कि ये जितने भी प्रकार के जो न्यूक्लिक एसिड है वो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है। अब यूँ कहा जाता है कि अगर अपन हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से फॉस्फोरिक एस्टर को यहाँ से अपन विमुक्त कर दें तो शेष बचे हुए जो शुगर प्लस नाइट्रोजनस का जो पोर्शन जो होता है ये वाला, इसको न्यूक्लियोसाइड्स के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियोसाइड्स के नाम से जानते हैं। और ये जो कंप्लीटली जो है इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो 3 रासायनिक घटकों से मिलकर बने होते हैं, जिसके अंदर शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड है और नाइट्रोजनस बेसेस है। ये तीनों मिलकर अपने द्वारा न्यूक्लिक एसिड को बनाने का काम करते हैं। और उसी फॉर्मेशंस के अंदर अगर अपन हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस लागू करें तो उसमें से अगर फॉस्फोरिक एसिड को अगर अपन वहाँ से विमुक्त कर दें तो शेष बचने वाली जो प्रोसेस जो होती है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस का, उसको न्यूक्लियोसाइड्स के नाम से जानते हैं। या अपन यूँ कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना वो न्यूक्लियोसाइड्स के फॉस्फोरिक एस्टर माने गए हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो न्यूक्लियोसाइड्स के क्या है, फॉस्फोरिक एस्टर माने गए हैं। क्लियर है। और शुगर्स के बारे में अगर अपन बात करें भाई, सबसे पहले है ये शुगर। तो ये शुगर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये दो प्रकार की शर्कराओं से मिलकर बनी हुई है, जिसको अपन बोलते हैं ना पेंटोस शर्करा। जिसके अंदर डिऑक्सी राइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा डीएनए और आरएनए के रूप में पाई जाती है। क्लियर है। डीएनए के अंदर पाई जाने वाली है डिऑक्सी राइबोस शर्करा है और आरएनए के अंदर पाई जाने वाली राइबोस शर्करा होती है। क्लियर है। और इसके बाद तो नेक्स्ट प्रोसेस है नाइट्रोजनी क्षारक के रूप में। नाइट्रोजनस बेस है, उसके अंदर 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर जो इन्वॉल्व जो नाइट्रोजन क्षारक होती है उसको एडेनिन और ग्वानिन के नाम से जाना जाता है, एडेनाइन प्लस ग्वानिन। और इसी प्रकार से पिरिमिडिन के अंदर इन्वॉल्व जो नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं उसको साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। और यहाँ पर पाए जाने वाली जो देखो
एडेनिन जो नाइट्रोजन क्षारक है वो अपने आप को 6 एमिनो प्यूरिन के नाम से, और ग्वानिन जो है वो है 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन्स के नाम से जाना जाती है। क्लियर है भाई? ये जो है ना एडेनिन, इसको 6 एमिनो प्यूरिन्स के नाम से जाना जाता है, 6 एमिनो प्यूरिन्स के नाम से। और जो ग्वानिन का जो है उसको अपन जानते हैं 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन्स के नाम से। क्लियर है? और ठीक इसी प्रकार से पाई जाने वाली जो देखो पिरिमिडिन जो क्षारक है उसके अंदर साइटोसिन जो है वो है 2 ऑक्सी 4 एमिनो पिरिमिडिन। साइटोसिन जो है ना वो है 2 ऑक्सी 4 एमिनो पिरिमिडिन। और इसी प्रकार से जो थायमिन जो है, थायमिन अपने आप को 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडिन्स के नाम से जानी जाती है। और यूरेसिल है वो है 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। क्लियर है? तो ये इसके अदर नाम है जिनको मोस्ट ऑफ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल के नाम से जाना जाता है। भाई देखो इसके अंदर अपन यूँ कह सकते हैं कि अगर अपन डीएनए की अगर अपन बात करें तो डीएनए के अंदर पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन क्षारक जो होती है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, उसमें यूरेसिल नहीं पाया जाता है। लेकिन यही शर्करा अगर नाइट्रोजन के उपस्थित अगर अपन आरएनए के रूप में अगर अपन बात करें तो वहाँ पर थायमिन की जगह साइटोसिन्स की जगह यूरेसिल पाई जाती है। क्लियर है? और बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड, भाई फॉस्फोरिक एसिड जो है वो क्या कहा जाता है कि ये नाइट्रोजनी न्यूक्लिक एसिड को एसिड नेचर प्रदान करवाने का काम करता है, जो अपने द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का काम करता है। और यहाँ पर जो एडिटिंग का जो काम जो है इसके अंदर वो 3 और 9 नाइट्रोजनी समूह के रूप में अपने आप को ये जोड़ने का काम करता है। और अब इससे थोड़ा सा और आगे अपन बढ़ते हैं। इसके अंदर पाई जाने वाली जो नेक्स्ट प्रोसेसिंग है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में। भाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए के नाम से जानी जाती है। और डीएनए जो होती है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में अपने आप को डिफाइन करवा पाता है ना? ये चीज़ अपन 10th से जानते आए हैं इस चीज़ों के बारे में। न्यूक्लिक एसिड का जो सबसे पहला वाला पोर्शन है भाई डीएनए का जो पहला पोर्शन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के रूप में। इसको अपन जानते हैं डीएनए के नाम से। क्लियर है? भाई ये जो डीएनए जो होता है वो अपने अंदर सभी प्रकार की सूचनाओं को निहित करने का काम करता है। और इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शर्कराएं पाई जाती है जो फॉस्फोरिक एस्टर की सहायता से जुड़ी हुई होती है। और यहाँ पर जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर अपन बात करें, इसके बारे में सबसे पहले वाटसन और क्रिक और उससे पहले विल्सन ने जो स्ट्रक्चर जो होती थी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, भाई ये जो स्ट्रक्चर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एंटी पैरेलल के रूप में अपने आप को जोड़े रखती है।
और इसके अंदर क्या कहा जाता है कि इसके जो नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं वो 10 पेयर के रूप में पाए गए हैं और न्यूक्लियोटाइड के 10 पेयर माने जाते हैं इसके अंदर। और एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाने वाले जो डीएनए जो होता है वो बी बैंड या बी डीएनए की स्ट्रक्चर का होता है। और इसी प्रकार से जो एनिमल प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाली जो होती है उसके अंदर 12 पेयर होते हैं और जेड डीएनए का एक पार्ट होता है वो, जिसको जेड बैंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ना बिल्कुल इजी होती है, जहाँ पर एडेनिन थाइमिन के साथ द्विहाइड्रोजन बॉन्ड से और ग्वानिन जो होती है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड की सहायता से जुड़ी होती है। भाई जो एडेनिन है वो डबल बॉन्ड से, ग्वानिन जो होती है वो ट्रिपल बॉन्ड की सहायता से आपस में जुड़े हुए रहते हैं और एकांतरण क्रम में होते हैं। इसके लिए जो होता है वो एंटी पैरेलल प्रतिकृष्णात्मक स्ट्रक्चर मानी गई है और बिल्कुल सामान्य संरचना है। और कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर जो होती है वो अपने आप को, इसकी जो टोटल जो लेंथ जो मानी गई है बीच की, एक इस प्रकार से अपन डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं अभी। किसी एक्स तो यहाँ पे एक राउंड जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम तक माना गया है। इनके बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है और ये 2.1 एंगस्ट्रॉम इसकी जो बीच की जो दूरी जो होती है वो मानी गई है 20 एंगस्ट्रॉम की इसकी डिस्टेंस होती है। और टोटल इसके अंदर पेयर जो होते हैं ना वो टोटल होते हैं 10 पेयर। और इसके साथ अगर अपन बात करें तो इसके अंदर पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन क्षारक जो है उनकी जो बीच का जो गैप जो होता है वो हमेशा 3.4 एंगस्ट्रॉम तक का माना गया है। और दोनों जो हेलिकल स्ट्रक्चर की जो बीच की जो डिस्टेंस जो रहेगी वो हमेशा 20 एंगस्ट्रॉम तक मानी गई है। अभी इसके अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर के बारे में अगर अपन देखें तो अपन को पता है कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एंटी पैरेलल के रूप में पाई जाती है। दो जॉइंट्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसके बीच की डिस्टेंस ही होती है, नाइट्रोजन क्षारक के बीच कितनी होती है। एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर की जो बीच का जो ड्यूरेशन जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम तक माना गया है। ये जो स्ट्रक्चर है वो बी बैंड के नाम से जानी जाती है, जो हमेशा राइट हैंड के नाम से भी जानी जाती है। और अगर अपन इसके अपोजिट जेड बैंड अथवा जेड डीएनए के अगर अपन बारे में बात करें तो वो हमेशा लेफ्ट हैंड की सहायता से स्टार्ट होती है। और उसके अंदर जो एंटी पैरेलल जो कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो होता तो इसी के समान है, लेकिन यहाँ पर जो पेयर जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के वो 10 की बजाय 12 की संख्या में पाए जाते हैं। जेड डीएनए वाला जो होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड से का प्रोसेसिंग से स्टार्ट होता है, जहाँ पर इस क्रम के अंदर जो सीक्वेंस जो होता है वो हमेशा इक्विवेलेंट ही रहता है। जहाँ अगर अपन बात करें 80 GC80 ये छोटा सा उदाहरण है। अब अगर अपन इसके एंटी पैरेलल के रूप में अगर अपन यहाँ पे देखें तो हमारे को TACGTACG के सीक्वेंस के रूप में हमारे को देखने को मिलेगा। और अब यहाँ पर इनका जो डिफॉस्फोरीकरण की प्रोसेसिंग को अगर अपन देखें, जहाँ पर इसका हाइड्रोजनी
वियोजन अगर अपन देखें तो वहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से अगर अपन देखें BDNA के अंदर, तो ये अपने आप को समीप आ जाते हैं इसके अंदर जो बॉन्डिंग्स होती है, जहाँ पर इनकी जो पेयर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के 10 के बजाय 11 हो जाते हैं, जिसको अपन ADNA के नाम से जाना जाता है। ADNA के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि एक ही प्रकार की संरचना है, लेकिन यहाँ पर पाए जाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है और सीक्वेंस के साथ साथ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, उसके बिहाफ पर अपन कह सकते हैं कि जो DNA है वो टोटल 3 प्रकार के माने गए हैं, जिसमें ADNA, BDNA और ZDNA। इसमें और A और B जो होता है वो राइट हैंड से स्टार्ट होते हैं, और इसके साथ जो ZDNA जो होता है वो हमेशा अपने आप को लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसेसिंग से स्टार्ट करवाता है। अब अपन जानते हैं कि ये जो डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर पाई जाने वाली एक स्पेशली प्रकार की एक प्रोटीन है, जिसको अपन हिस्टोन प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है ना, वो बिल्कुल अपने एक दाने के आकार की होती है, जिसको न्यूक्लियोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो न्यूक्लियोसोम्स का जो है वो न्यूक्लियोसोम दो एक साइंटिस्ट ने इसको ये नाम दिया था, वुड बैक ने, जिन्होंने सबसे पहले इसको न्यूक्लियोसोम्स के नाम से नाम। ये दानादार इसके अंदर पाए जाने वाली जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बिल्कुल ग्रेन्युल टाइप में अथवा कणिकाओं के रूप में अथवा गोलाकार कणों के रूप में पाई जाती है, और इन गोलाकार कणों को ही न्यूक्लियोसोम्स के नाम से जाना गया था। क्लियर है? और अब कहते हैं कि डियर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब न्यूक्लियोटाइड किसी सेल के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के टेम्परेचर को अगर अपन बढ़ा दें या उसके pH को कम कर दें या बढ़ा दें, तो उसका अंदर जो पाए जाने वाला जो सीक्वेंस होता है ना, वो क्या हो जाता है, प्रभावित होता है, जिसको अपन उसका मोल्टिंग पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। वही कैसा टाइम और ये मेल्टिंग जो टेम्परेचर जो होता है ना, वो उसको विलगित करवाने का काम करवाता है। ठीक है डियर? हाँ, तो आज अपन ने न्यूक्लिक एसिड के सिर्फ DNA के बारे में बात की है, और RNA के बारे में अपन नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर देखेंगे कि RNA भी DNA से किस प्रकार अपने आप से इक्विवेलेंट है और अपने फंक्शंस को शो करवाता है। ओके, तो डियर इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो आप मैसेज के अंदर ग्रुप के अंदर आप मैसेज डाल कर आप सेंड कर सकते हो, या फिर अपने डाउट क्लास के अंदर आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है? ओके डियर।